हे एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको देखने को मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। साथ ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी बहुत सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है। अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। ठीक है। तो इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर को हम 5 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आज हम एल्गी पढ़ने वाले हैं, तो ये हमारा कौन सा लेक्चर हो जाएगा? फर्स्ट लेक्चर हो जाएगा। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। पहली टिप, आपके पास जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है आप उसको निकालिए और अपने पास एक पेन या पेंसिल रखिए, ताकि कुछ भी इंपॉर्टेंट लाइंस मैं आपको बताऊं तो आप उसको अंडरलाइन कर सके। दूसरी टिप ये है, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। In the previous chapter, we looked at the broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker 1969, wherein he suggested the five kingdom classification, which is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. तो क्लास 11 का जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। तो इसको हमने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा है। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लेंटी आते हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल डील इन द डिटेल विद फर्दर क्लासिफिकेशन विद इन किंगडम प्लांटी। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? देखो, ये जो चैप्टर 2 था क्लास 11 था, उसमें हमने मोनेरा को इन डिटेल हमने पढ़ लिया, प्रोटिस्टा भी पढ़ ली और फंजाई भी पढ़ ली। अब बचे कौन कौन से? एनिमल। ठीक है। एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? प्लांट किंगडम के बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे? यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। We must stress here that our in the understanding of the plant kingdom has changed over time. Fungi and members of the Monera and Protista having cell walls have now been excluded from plenty, though earlier classification placed them in the same kingdom. तो पहले जो क्लासिफिकेशन हुए थे, ठीक है, जो ये जो आरिफ टेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसके पहले भी तो जो मेंबर्स ऑफ फंजाई है, मेंबर्स ऑफ मोनेरा और मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा। ठीक है। तो इसमें के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट थे। और पहले के जो क्लासिफिकेशन था, तो अगर उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको हम किस में क्लासिफाई कर देते थे? प्लांट में क्लासिफाई कर देते थे। ठीक है। तो जो कि फेयर नहीं था। सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल के प्रेजेंस के बेसिस पर अगर आप इनको प्लांट्स कह रहे हैं तो ये गलत बात है। इनके पास इनके जो भी कैरेक्टर्स थे वो भी क्या थे? बहुत ज्यादा डिफरेंट थे। इवन अगर आप इनका सेल वॉल का कंपोजिशन देखें कि सेल वॉल किस चीज से बना है, तो वो भी क्या है? यहाँ पर डिफरेंट है। प्लांट सेल वॉल की बात करें तो वो सेल्यूलोजिक होता है। फंजाई का सेल वॉल वहां पे काइटिन का बना होता है। इसी तरह से मोनेरा और प्रोटिस्टा में भी डिफरेंट कंपोजिशन आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट में ना रख करके अलग अलग ग्रुप में क्या किया है? क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज द ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनी मोर। ठीक है। इसको लेट मी जस्ट इरेज दिस। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, जिसको हम और क्या कहते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। तो वो भी पहले कहाँ पे था? प्लांट में था। ठीक है, एल्गी में था। लेकिन अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है उसको हमने कहाँ क्लासिफाई किया है? किंगडम मोनेरा में। किंगडम मोनेरा में हमने उसको क्लासिफाई किया है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो साइनोबैक्टीरिया है जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते थे, वो अब एल्गी नहीं है, नॉट एल्गी एनीमोर। ओके। In this chapter, we will describe
एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इन चैप्टर में हम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us look at the classification within angiosperm to understand some of the concerns that influence the classification system. The earlier system of classification used only gross superficial morphological characters such as habit, color, number and shape of leaves, etc. ठीक है, तो जो भी अर्लियर क्लासिफिकेशन था वो किस पर बेस था? ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्या आते हैं? जो कि हम सामने से देख पाते हैं वही क्या होता है? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं बाह्य संरचना। तो हम देख पाते हैं कि उनका हैबिटाट कैसा है, वो किस तरह की जगह पर रहते हैं, उनका कलर क्या है, कितने नंबर्स में वो एक जगह पर एक साथ रहते हैं, और उनके जो लीव्स हैं, ठीक है, पत्तियां हैं, उनका आकार क्या है, उनका साइज क्या है। तो ये सबको देख करके हम क्या करते हैं? क्लासिफाई कर देते हैं प्लांट्स को। कहाँ पर? अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। They were based mainly on vegetative characters or on the androecium structure system given by Linnaeus. Such systems are artificial. They separated the closely related species since they were based on a few characteristics. तो यहाँ पे अब किसका नाम आ गया है? फिर से लीनियस का नाम आ गया है। किसका नाम आ गया है? लीनियस का नाम आ गया है। अब लीनियस ने जो प्लांट ग्रुप है, ठीक है, उसको भी आई थिंक 22 टू 25 क्लासेस में क्या किया था? क्लासिफाई किया था। और सारे के सारे किसके बेस पर किया था उन्होंने? एंड्रोशियम स्ट्रक्चर पे। पहला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेजिटेटिव कैरेक्टर, ठीक है, और दूसरा एंड्रोशियम स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब जब आप फ्लावर को देखते हैं तो वहां पे दो वर्ड आता है, एक एंड्रोशियम और एक गाइनोशियम। ठीक है, तो जैसे आपने हिबिस्कस का जो प्लांट देखा होगा, तो हिबिस्कस के प्लांट में इस तरह से स्टॉक बने होते हैं, ठीक है, फ्लावर में। ठीक है, और उसमें आपको इस तरह से स्टेमन आपको इस तरह से देखने को मिलते हैं, जो येलो पाउडरी टाइप का जो होता है। ठीक है, तो उस पूरी स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? एंड्रोशियम कहते हैं। तो लीनियस ने क्या किया? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखा और एंड्रोशियम स्ट्रक्चर को देखा, और फिर वहां पे प्लांट्स को और 25 क्लासेस में फिर से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो आपको किसको टिक करना होगा? लीनियस को टिक करना होगा। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? तो ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है जो लीनियस ने दिया है, दे सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। तो जो स्पीशीज क्लोजली रिलेटेड थे, जिनको साथ में रखना चाहिए था, उनको उन्होंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि सिर्फ वेरी फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ही क्या कर रहे थे? वहां पे मैच कर रहे थे, इसलिए। Also, the artificial systems gave equal weightage to vegetative and sexual characters. तो ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम है, वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को क्या करता है? इक्वल वेटेज देता है। क्या करता है? इक्वल वेटेज देता है। This is not This is not acceptable since we know that often the vegetative characters are more easily affected by environment. ठीक है, तो अगर आप वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को और सेक्सुअल कैरेक्टर्स को अगर आप एक ही क्राइटेरिया में रखें, ठीक है, इक्वल माने, तो वो क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो गलत होगा। क्योंकि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे आप बोल लो कि उनका जो लीव्स है, जो स्टेम्स है, तो जो भी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है, तो उसको हम किस में कंसिडर करते हैं? वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में कंसिडर करते हैं। तो अगर थोड़ी भी यहाँ पे इन्वायरमेंट में चेंज हो, तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स है वो इजिली क्या हो सकते हैं? अफेक्टेड हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो इसीलिए हमको वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड which were based on natural affinities among the organisms and considered not only external feature but also internal features like ultrastructure,
ठीक है, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे लीनियस ने क्या दिया, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। ठीक है, इसमें उसने मेन वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और सेक्सुअल कैरेक्टर्स, तो सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या आ जाएगा, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर को देख करके उसने क्या किया, क्लासिफाई किया। बट ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज को इसने क्या कर दिया, अलग अलग जगह रख दिया, एक साथ रखा ही नहीं। और दूसरी बात ये कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और एंड्रोसियम कैरेक्टर्स को हम इन्होंने इक्वल वेटेज दिया, जो कि सही नहीं है, क्योंकि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स आसानी से अगर इन्वायरमेंट में चेंज हो तो वो अफेक्ट हो जाते हैं। तो इसके अगेंस्ट फिर यहाँ पर क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन आया। यहाँ पे क्या आया, नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसमें हमने एक्सटर्नल फीचर को तो लिया ही, ठीक है, जैसे मॉर्फोलॉजी की जो हम बात करते हैं उसको तो लिया ही, साथ ही हमने यहाँ पे इंटरनल फीचर्स को भी लिए। ठीक है, इंटरनल फीचर्स को भी कंसीडर किया। अब इन इंटरनल फीचर्स में क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, हम एनाटॉमी को देखेंगे। ठीक है, हम ये नहीं देखेंगे कि लिप इतनी बड़ी है और इस तरह से ही है, हम इसके इसके अंदर घुसकर इसके एनाटॉमी को भी देखेंगे, एम्ब्रियोलॉजी को देखेंगे और फाइटोकेमिस्ट्री को भी देखेंगे। ठीक है, तो ये सब किसमें हो रहा है, नेचुरल क्लासिफिकेशन में हो रहा है। Such a classification for flowering plants was given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। Such a classification for flowering plants, तो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए, फ्लावरिंग प्लांट्स को जो क्लासिफाई किया, ठीक है, तो वो कौन थे, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। और ये जो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन था वो किस पे बेस्ड था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम पर बेस्ड था, जहां पर हम ना कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को ही ले रहे थे, साथ में हम इंटरनल फीचर्स को भी ले रहे थे। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अ, आपको एक ऑप्शन मिलेगा, जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। तो आपको इस वाले ऑप्शन को क्या करना है, टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। एट प्रेजेंट, phylogenetic classification system based on evolutionary relationship between the various organisms are acceptable। ठीक है, तो अगर हम नाउ डेज की बात करें तो यहाँ पर जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच क्या करते हैं, हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं, हम उसको जानते हैं, तो ये क्या है, मोर एक्सेप्टेबल है नाउ डेज। ठीक है, these assumes that organisms belong to the same taxa have a common ancestors। तो जो भी organisms है वो अगर सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, सेम टैक्सा से बिलोंग करते हैं, तो उनके क्या होंगे, कॉमन एंसेस्टर्स होंगे। ठीक है, अब टैक्सा क्या है, टेक्सोनॉमी कैटेगरीज क्या है, तो ये हमने ऑलरेडी लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में कंप्लीट की हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगी, आप जरूर वहां से देख सकते हैं। We now use information from many other sources to help resolve difficulties and classification. These become more important when there is a no supporting fossil evidence. Numerical taxonomy, which is now easily carried out using computers। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी पर। तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है वो किसकी हेल्प से करते हैं, हम कंप्यूटर के हेल्प से। ठीक है, इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। और ये किस पे बेस्ड होता है, जितने भी हम कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उस पर क्या है, ये बेस्ड है। Numbers and codes are assigned to all the characters and the data are then processed। ठीक है, तो अगर मैंने डिफरेंट डिफरेंट तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने देखे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में, तो सारे कैरेक्टर्स को मैं नंबर या फिर कोड असाइन कर दूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद वहां पर मेरे लिए एक डाटा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और उसको मेरे लिए प्रोसेस करना भी बहुत आसान होगा।
In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of characters can be considered. अब कंप्यूटर में है और हमने हर कैरेक्टर्स को नंबर या कोड असाइन कर दिया है, तो हम एक टाइम पर बहुत सारे कैरेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, इक्वल इंपॉर्टेंस हम दे सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम कंसीडर कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने से पहले। तो कंप्यूटर के यूज से ये चीजें क्या हो गई और इजी हो गई, ठीक है। अगर यही चीज डॉक्यूमेंटेशन के डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता, एज अ डॉक्यूमेंट होता, तो फिर मैं सेम टाइम पे बहुत सारे कैरेक्टर्स को एनालाइज नहीं कर सकती थी, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास कंप्यूटर है तो हम ये चीज आसानी से कर सकते हैं। फिर बात आती है साइटोटैक्सोनॉमी, दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर। तो साइटोटैक्सोनॉमी में हम मेनली साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे फोकस करेंगे। उसमें हम क्रोमोसोम नंबर देखेंगे, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये सारी चीजें हम साइटोटैक्सोनॉमी में देखते हैं। द कीमोटैक्सोनॉमी that uses the chemical constituents of the plant to resolve confusion. कीमोटैक्सोनॉमी में हम क्या देखेंगे, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल को हम देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है, और साइटोटैक्सोनॉमी एंड कीमोटैक्सोनॉमी। तो यहाँ पे आप कह लो 4 नाम आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस ऐसे इसको आपको वो मैच द कॉलम, ठीक है, मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो आपको पूछ सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं एल्गी। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉफिक एंड लार्जली एक्वेटिक बोथ फ्रेश वाटर एंड मरीन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो ये जो एल्गी हैं वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं। थैलॉइड उनका स्ट्रक्चर होता है, बॉडी टाइप आप कह लें। इनके थैलॉइड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और सिंस कहीं पर भी अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो ऑटोट्रॉफिक होगा और वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, ठीक है। हैबिटाट की बात करें तो एक्वेटिक, फ्रेश वाटर एंड मरीन, यहाँ तो वो रहते ही हैं, साथ ही साथ आपको मॉइस्ट स्टोन्स पे, ठीक है, और सॉइल्स एंड वुड्स पर भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ देम ऑल्सो अकर्स इन एसोसिएशन विद फंजाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइकेन, एंड एनिमल्स दैट ऑन स्लॉथ बियर। तो देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया है किसके बारे में, लाइकेन के बारे में। तो लाइकेन में यहाँ पे 2 कंपोनेंट होते हैं या 2 ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एल्गी और एक होता है क्या, फंजाई होता है। अब इसी को यहाँ पर इन्होंने एसोसिएशन के की बात बोली है कि एल्गी जो है एसोसिएशन किसके साथ शो करता है, फंजाई के साथ, और उसको हम क्या कहते हैं, लाइकेन। तो ये जो आपको ऑरेंज कलर का जो इमेज यहाँ पे दिख रहा है, तो ये किसके इमेज है, किसका इमेज है, लाइकेन का। ऑरेंज लाइकेन का क्या है, ये इमेज है। और हमें ये भी पता है कि लाइकेन जो है गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है। अगर कहीं पर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं करती है, ठीक है। एसोसिएशन विद एनिमल्स ऑन स्लॉथ बियर, तो ये जो ऑर्गेनिज्म आपको दिख रहा है ये क्या है, स्लॉथ बियर। तो इसके ये जो हेयर्स दिख रहे हैं, ये जो बॉडी है, यहाँ पर भी आपको एल्गी क्या होते हैं, देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए, द फॉर्म ऑफ साइज of algae is highly variable, ranging from colonial forms like volvox and the filamentous forms like Ulothrix and Spirogyra, ठीक है। तो अगर आप एल्गी का साइज साइज अगर आप देखना चाहें कि वो कितने हाइट तक वो हो सकती है, तो वो बहुत छोटे, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर के वो फिलामेंटस फिलामेंटस से लेकर के कैल्प्स तक का क्या हो सकता है, उसका बॉडी साइज हो सकता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कॉलोनियल फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स क्या है, कॉलोनियल फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, ग्रीन एल्गी है। फिलामेंटस फॉर्म का मतलब है वो इस तरह से फिलामेंट के रूप में होगा, ठीक है। इस तरह से फिलामेंट के रूप में होगा, तो उसको फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। A few of the marine forms such as kelps form a massive plant body. Massive plant body का मतलब है बहुत बड़ा प्लांट बॉडी उसका आपको देखने को मिलेगा, जो कि 100 मीटर्स हाइट तक का भी क्या हो सकता है, जा सकता है, ठीक है। और ये जो कैल्प्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्राउन एल्गी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको
इस तरह से पॉइंट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। colonial forms, volvox, filamentous form, ulothrix and Spirogyra, massive plant bodies such as kelps, और ये जो kelps जो होते हैं वो क्या होते हैं, मरीन ब्राउन एल्गी होते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि कॉलोनियल फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, फिलामेंटस फॉर्म का एग्जाम्पल क्या है, और जो मैसिव प्लांट बॉडी है उसका एग्जाम्पल क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The algae reproduce by vegetative, asexual and sexual methods. तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन है वो तीन तरीके से है, वेजिटेटिव, asexual reproduction and sexual reproduction. Vegetative reproduction is by fragmentation. Each fragment develops into a thallus. तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू होगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे इस तरह से क्या है, एल्गी का बॉडी स्ट्रक्चर है मान के चलो। अब फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, तो यहाँ पे इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलो फ्रेगमेंटेशन, तो ये वाला जो बॉडी है ये टूट के इस तरह से नीचे गिर जाएगा। अब नीचे गिर जाएगा तो ये जो है पूरी के पूरी एक बॉडी एल्गी के बॉडी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो यही क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Asexual reproduction is by the production of different types of spores, the most common being the zoospores. They are flagellated, motile, and on germination give rise to a new plants. Let me erase this first. अब बात आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होगा, बाय प्रोड्यूसिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट कॉमन है यहाँ पे जू स्पोर्स, और जू स्पोर्स ये जो स्पोर होगा उसका एक एग्जाम्पल क्या दिया है इन्होंने, जू स्पोर, ठीक है। और ये जो जू स्पोर होंगे वो उनके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, उनके पास फ्लैजिला होगा, और फ्लैजिला क्या है, एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। अब लोकोमोटरी ऑर्गन है तो वो लोकोमोशन करेगा, एक जगह से दूसरी जगह क्या करेगा, वो जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जू स्पोर होगा वो क्या होगा, मोटाइल होगा। अब ये जो जू स्पोर है, फॉर एग्जाम्पल ये जू स्पोर है, ठीक है। तो जब ये क्या होगा, जर्मिनेट होगा, जर्मिनेट हो करके ये पूरा का पूरा एल्गी क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं किसके, ओके व्हाई आई जस्ट इरेज दिस, ओके ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया है फीमेल गैमिट होता है और मेल गैमिट होता है, ठीक है। दिस इज मेल गैमिट एंड दिस इज फीमेल गैमिट। तो ये दोनों गैमिट क्या होते हैं, आपस में फ्यूज होते हैं, क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा। The gametes can be flagellated and similar in size as in Eulothrix, or non-flagellated, non-motile but similar in size as Spirogyra. Such reproduction is called isogamous. Fusion of two gametes dissimilar in size as in species of Udorina is termed as anisogamous. Fusion between the large and non-motile, which is a static female gamete, and a smaller motile male gamete is termed as oogamous. For example, volvox and fucus. तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने तीन पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया है, पहला आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ooगैमी, ठीक है। आइसोगैमी में क्या हो रहा है, both male and female gametes are morphologically physiologically similar, ठीक है। यहाँ पे बोथ ये जो फीमेल गैमिट और ये जो मेल गैमिट है दोनों के दोनों क्या होंगे, सिमिलर इन मोर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, आइसोगेमी। आइसोगेमी का मतलब, आइसो का मतलब होता है इक्वल, ठीक है। यहाँ पे ये जो आइसो लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, बराबर। तब हम क्या कहेंगे, इसे आइसोगेमी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपको किस में देखने को मिलेंगे, यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगैरा में। तो ये जो यूलोथ्रिक्स है उसमें ये जो गैमिट्स जो होंगे वो क्या मिलेंगे, फ्लैजिलेटेड मिलेंगे, मतलब कि मोटाइल मिलेंगे, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं किसकी, स्पायरोगैरा की,
तो स्पाइरोगायरा की अगर मैं यहाँ पे बात करूं, तो स्पाइरोगायरा में आपको जो गैमेट्स मिलेंगे वो नॉन फ्लैजिलेटेड मिलेंगे। नॉन फ्लैजिलेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है, नॉन मोटाइल। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला जो पैराग्राफ है यहां से यहां तक, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है एनाइसोगेमी की। फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स dissimilar in size is termed as anisogamous, for example in Udorina। ठीक है, तो ये जो उडोरीना है उसमें एनाइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये जो मेल एंड फीमेल गैमिट है, तो इनका जो साइज है वो क्या होगा, डिफर करेगा। क्या होगा, डिफर करेगा। ठीक है, तो कहीं भी अगर ये जो गैमिट्स हैं इनके अगर साइज क्या है, डिफरेंट है, डिसिमिलर है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एनाइसोगैमी बोलेंगे। ठीक है, हियर वन गैमिट इज लार्जर एंड टर्म्ड एज मैक्रोगैमिट और फीमेल गैमिट। ठीक है, तो एक गैमिट यहाँ पे क्या होगा, बड़ा होगा, जिसको हम मैक्रोगैमिट कहेंगे और फीमेल गैमिट कहेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो फीमेल गैमिट है वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। while another gamete is smaller and termed as microgamete और male gamete। और जो अनदर गैमिट है वो क्या है, छोटा होगा साइज में। अगर वो छोटा है तो हम उसको माइक्रोगैमिट कहेंगे या फिर मेल गैमिट कहेंगे। ठीक है, अब थर्ड है oogamete। हियर फीमेल गैमिट इज लार्ज, नॉन मोटाइल, नॉन फ्लैजिलेटेड एंड फूड स्टोरिंग। तो यहाँ पे जो फीमेल गैमिट, ठीक है, तो फीमेल गैमिट बहुत बड़ा होगा। क्या होगा, लार्ज होगा, लार्ज फीमेल गैमिट। और ये जो मेल वाला है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा होगा। ठीक है, while male gamete is small, motile, flagellated and non-food storing, for example volvox and fucus। तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आइसोगैमी में यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा है, और यूलोथ्रिक्स में भी जो यूलोथ्रिक्स के गैमिट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड है, मतलब मोटाइल हैं। स्पाइरोगैरा के जो गैमिट्स हैं वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब नॉन मोटाइल। इसका मतलब क्या है कि वो एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एनाइसोगेमी का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी मेल एंड फीमेल बॉडी है, गैमिट है, वो डिसिमिलर इन साइज है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उडोरीना। और उगैमी की अगर हम बात करें तो वहां पे जो लार्ज फीमेल गैमिट है, ठीक है, वो लार्ज है, प्लस वो नॉन मोटाइल होगा, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाएगा। जबकि मेल गैमिट की अगर हम बात करें तो वहां पे जो मेल गैमिट है वो फ्लैजिलेटेड होगा, मतलब वो एक जगह से दूसरे जगह क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। अब यहाँ पे एक लिखा हुआ है फूड स्टोरिंग। तो ये जो फीमेल गैमिट है वो यहाँ पे फूड स्टोर करके रखेगा, किस लिए, जब ये आपस में दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे तो यहाँ पे जाइगोट, जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो उसको फूड प्रोवाइड करने के लिए ये जो फीमेल गैमिट है वो क्या करता है, फूड स्टोर करता है। लेकिन अगर हम मेल गैमिट की बात करें तो वहां पे कोई भी फूड स्टोरिंग प्रोसेस जो है नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन अ वेराइटी ऑफ वेज। तो ह्यूमन के लिए एल्गी बहुत ज्यादा यूजफुल है। एट लीस्ट a half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis। ठीक है, तो हाफ ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो फिक्सेशन है वो डन बाय एल्गी, एल्गी के द्वारा होता है। और कौन सी प्रक्रिया से, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन का मतलब क्या है, अब हमें पता है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें CO2 को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन एज अ कार्बोहाइड्रेट में कर रहे हैं, तो ये तो क्या है, बहुत अच्छी बात है। तो हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यहाँ पे कौन फिक्स कर रहा है, यहाँ पे ये जो एल्गी है वो फिक्स कर रही है। Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen in their immediate environment। अब ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। अब हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट तो बनता ही है, साथ ही यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि बीइंग फोटोसिंथेटिक,
वो क्या करते हैं, इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट। तो अगर कहीं पे बहुत ज्यादा एल्गी है तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन गैस इन्वायरमेंट में मिलेगी। ठीक है। दे आर पैरामाउंट इम्पोर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड्स विच फॉर्म द बेसिस ऑफ फूड साइकिल एंड ऑल एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है। तो ये बहुत सारे एनिमल्स के लिए एज अ फूड सोर्स भी काउंट करते हैं। ठीक है, कंसीडर हम कर सकते हैं। और जो फूड साइकिल होती है, जो फूड वेब होती है, उसमें आप कह सकते हैं जो बेसिक जो प्रोड्यूसर है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जिसको हम कहते हैं, तो वो कौन होते हैं, एल्गी होते हैं। Many species of Porphyra, Laminaria, and Sargassum are among the 70 species of marine algae used as food. ठीक है। अब यहाँ पे used as food, तो यहाँ पे पोरफायरा जो कि रेड एल्गी है, लेमिनेरिया जो कि ब्राउन एल्गी है, सरगैसम जो कि फिर से ब्राउन एल्गी है, और अदर 70 स्पीशीज ऑफ मराइन एल्गी सिर्फ और सिर्फ एज अ फूड यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं कि अ, कौन सा एल्गी किस तरह का काम जो है ह्यूमंस के लिए आ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्टेन मरीन brown and red algae produces large amount of hydrochlorides, which is water holding substances. That is algene brown algae and carrageen red algae. ठीक है। तो यहाँ पे एल्जीन एंड कैराजीन, तो जो ब्राउन एल्गी है वो आपको एल्जीन, सॉरी, ये जो एल्जीन कंपोनेंट है या कंपाउंड है वो आपको ब्राउन एल्गी के जो सेल वॉल है, ठीक है, उसके आउटर सरफेस पे आपको जिलेटिनस शीट के रूप में मिलेगा। वैसे ही ये जो कैराजीन है वो भी रेड एल्गी के सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो एल्जीन और ये जो ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी हैं वो क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोकोलाइड और वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। मतलब कि ब्राउन एल्गी के सेल में जो एल्जीन मिल रहा है, रेड एल्गी के सेल में जो कैराजीन मिल रहा है, तो उससे हम हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये हाइड्रोकोलाइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच आर यूज्ड कमर्शियली। ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकोलाइड्स जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कमर्शियल रूप से हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। Agar, one of the commercial products obtained from Gillidium and Gracilaria, are used to grow microbes and in preparation of ice creams and jellies. ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अगार है जिसको हमें कहाँ से मिल रहा है, जिलेडियम एंड ग्लेसिलेरिया, तो ये क्या होते हैं, रेड एल्गी होते हैं। क्या होते हैं, ये रेड एल्गी होते हैं। तो इनको हम माइक्रोब्स को ग्रो करने में भी यूज करते हैं और प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेली, तो जो हम खाते हैं, ठीक है, आइसक्रीम और जेली, तो उसमें भी ये जो जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया है रेड एल्गी, तो उनके क्या होते हैं, वहां पे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ये यूज टू ग्रो माइक्रोब्स, तो जब भी आप बीएससी करने जाते हैं, ठीक है, बैचलर इन साइंस, तो अगर वहां पे आपने बायोटेक्नोलॉजी ले ली, कोई भी बायोलॉजी फील्ड अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो वहां पे आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा जिसमें आपको क्या करना होगा, माइक्रोब्स को क्या करना होगा, ग्रो करना होगा। तो माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए कोई मीडियम तो चाहिए, कोई बेस तो चाहिए, तो वहां पर किसका यूज किया जाता है, अगार का यूज किया जाता है। ठीक है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है यूज टू ग्रो माइक्रोब्स। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरेला, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement even by space travelers. The algae are divided into three main classes: chlorophyce, pheophyce, and rhodophyce. ओके। तो यहाँ पे ये जो क्लोरेला है वो भी यूज्ड एज फूड, ठीक है, और यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, स्पेस ट्रेवलर्स जो होते हैं वो एज अ फूड सप्लीमेंट किसको लेकर के जाते हैं, क्लोरेला को। और ये जो क्लोरेला है वो ग्रीन एल्गी है, यूनिसेल्युलर एल्गा है एंड रिच इन प्रोटीन्स। ओके। चलिए अब आते हैं क्लोरोफाइसी पर। The members of chlorophyce are commonly called green algae. ठीक है। क्लोरोफाइसी को और हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी। द प्लांट बॉडी में बी यूनिसेल्युलर, कोलोनियल और फिलामेंटस। तो यहाँ पे ये जो क्लोरोफाइसी हैं वो सिंगल सेल हो सकते हैं, यूनिसेल्युलर, कोलोनियल यानी बहुत सारे एक
ऑर्गेनिजम्स जो है एक साथ रह रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलोनी बना के रह रहे हैं। फिलामेंटस का मतलब इस तरह से लॉन्ग, ठीक है, लॉन्ग बॉडी स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन, तो जैसा ग्रास जो है, ग्रास का कलर आप देखते हैं ग्रास ग्रीन, ठीक है। ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड बी, the pigments are localized in definite chloroplast, and the chloroplast may be discoid, plate-like, reticulate, cup-shaped, spiral or ribbon-shaped in different size। ठीक है, तो ये जो ग्रास ग्रीन कलर है क्लोरोफाइसी के मेंबर्स का, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनके पास पिगमेंट प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए एंड बी, और इसी क्लोरोफिल ए एंड बी की वजह से वो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब फोटोसिंथेटिक होते हैं। और ये जो क्लोरोफिल ए एंड बी है वो किस में प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। अगर आप इसके सेल्स को देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस होगा और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, और साथ ही यहाँ पे इस तरह से क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए एंड बी प्रेजेंट होंगे। ओके, चलिए। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसका जो शेप है, और आप कह सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आपको डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप्ड। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलता है आपको पता है, क्लोमेडोमोनास में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Most of the members have one or more storage bodies called pyrenoids located in the chloroplast। तो यहाँ पे फिर फूड स्टोरेज बॉडीज की बात हो रही है, तो फूड स्टोरेज बॉडीज में क्या नाम आया है यहाँ पर, पायरेनॉइड्स। तो ये जो पायरेनॉइड्स है वो भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको ये पायरेनॉइड्स देखने को मिलेंगे। पायरेनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड्स स्टार्च। तो पायरेनॉइड में प्रोटीन और स्टार्च दोनों प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के थ्रू वो बताना चाह रहा है कि पायरेनॉइड में स्टार्च के अलावा, बिसाइड्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे, के अलावा, तो स्टार्च के अलावा प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि पायरेनॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन होता है, स्टार्च नहीं होता। नहीं, पायरेनॉइड्स में प्रोटीन प्लस स्टार्च दोनों प्रेजेंट होते हैं, और ये जो पायरेनॉइड बॉडी है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होगा। ओके, सम एल्गी में स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स। तो यहाँ पे फूड स्टोरेज की अगर हम बात करें तो वो पायरेनॉइड्स एज अ पायरेनॉइड फॉर्म तो स्टोर करेंगे ही, और कुछ एल्गी जो है ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में भी फूड को स्टोर करते हैं। ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव रिजिड सेल वॉल ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड एन आउटर लेयर ऑफ पेक्टोस, ठीक है। तो ये जो ग्रीन एल्गी है उसमें सेल वॉल तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसका जो इनर लेयर है वो किससे बना होगा, सेल्यूलोज का बना होगा, और आउटर लेयर है वो पेक्टोस का बना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Vegetative reproduction usually takes place by fragmentation. Asexual reproduction is by flagellated zoospores produced in zoosporangia. The sexual reproduction shows considerable variation in the type and formation of sex cells, and it may be isogamous, anisogamy और oogamous, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो वहां पे जूस्पोर फॉर्म होगा, और ये जूस्पोर क्या होगा, फ्लैजिलेटेड होगा, मतलब कि मोटाइल होगा, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर पाएगा। और ये जो जू स्पोर है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होगा, जू स्पोरेंजिया में। तो जू स्पोरेंजिया के अंदर जू स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ओके, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous तीनों तरह के आपको देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला, ठीक है, ये क्या है, ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं जो कि यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल होंगे। और ये जो क्लेमाइडोमोनास है उसका आप जब स्ट्रक्चर देखें तो ये इस तरह से बाइफ्लैजिलेटेड होता है, और यहाँ इसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इस तरह से कप शेप का होता है, ठीक है। कोलोनियल की बात करें, वॉलवॉक्स, फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा एंड कारा। ओके, तो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। Phaeophyce. The member of Phaeophyce or brown algae are found primarily in marine habitat. तो ये जो brown algae है वो मेनली कहाँ पे पाए जाते हैं, मरीन हैबिटाट्स में पाए जाते हैं।
They show great variation in size and form. They range from simple branched filamentous forms such as ectocarpus to profusely branched forms as represented by caps. ठीक है, तो इनका जो साइज है वो यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म से लेकर के, ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म से लेकर के कैल्प के फॉर्म्स तक भी जाती है, ठीक है, विच मे रीच अ हाइट ऑफ 100 मीटर। और ये जो कैल्प लाइक मैसिव प्लांट बॉडी जिसको हम कह रहे हैं, इसकी हाइट कहाँ तक जा सकती है, 100 मीटर ऑफ हाइट तक जा सकती है। और यहाँ पे फिलामेंटस ब्राउन एल्गी का एक एग्जाम्पल दिया गया है, वो क्या है, एक्टोकार्पस, ठीक है। दे पोजेसेस क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है। तो अगर हम पिगमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले तो फियोफाइसी को हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, मरीन हैबिटाट्स है। पिगमेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पर क्लोरोफिल ए, वन सेकेंड, इट जस्ट अ मिस्टेक, इट इज क्लोरोफिल ए एंड सी, ओके, या दैट्स नाइस। तो यहाँ पर इनके पास जो पिगमेंट है वहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल ए एंड सी प्रेजेंट होगा, कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होंगे एंड फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होंगे, ओके। They vary in color from olive green to various shades of brown depending upon the amount of xanthophyll pigment fucoxanthin present in, ठीक है। तो अगर आप इनके बॉडी कलर को देखें तो वो ऑलिव ग्रीन से लेकर के डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन तक जा सकते हैं, और ये डिपेंड किस पे करेगा कि कितना अमाउंट ऑफ वहां पे xanthophyll और fucoxanthin पिगमेंट प्रेजेंट है, ओके। आगे बढ़ते हैं। फूड इज स्टोर्ड एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेरिन और मैनिटॉल। तो ये जो यहाँ पे जो भी फूड स्टोरेज होगा तो वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के रूप में होगा, और उसके बाद भी वो या तो वो लेमिनेरिन के फॉर्म में होगा या फिर मैनिटॉल के फॉर्म में। द वेजिटेटिव सेल्स हैव सेल्यूलोजिक वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय जिलेटिनस शीट ऑफ एल्जीन, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल ये ब्राउन एल्गी है, तो ये जो ये जो अंदर वाला जो बाउंड्री आपको दिख रहा है, ये मान के चलो क्या है, सेल्यूलोजिक सेल वॉल है। वो क्या है, सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज का बना हुआ है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, इनर लेयर। और आउटर की हम बात करें, सेल वॉल के आउटसाइड आपको क्या दिखेगा, एक जिलेटिनस शीट दिखेगा या जिलेटिनस कोटिंग दिखेगा, उसको हम क्या कहते हैं, एल्जीन कहते हैं। और यही एल्जीन हाइड्रोकोलाइड कंपाउंड्स बनाने के क्या आता है, काम आता है, ओके। The protoplast contains a okay, yeah. The protoplast contains, in addition to plastids, a central located vacuoles and nucleus. अब यहाँ पे ये जो प्रोटोप्लास्ट है, देखो, किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड होता है और सेल के अंदर भी क्या होता है, कुछ फ्लूइड होता है। तो इन दोनों को साथ में हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये चीज हम जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब हम वहां पे समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। अब ये जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही, साथ ही यहाँ पर क्या होगा, साथ ही यहाँ पर प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, और साथ ही यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल भी प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, वैक्यूल प्रेजेंट होगा। आगे बढ़ते हैं। द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ होल्ड फास्ट एंड हैज अ stalk, the steep and the leaf-like photosynthetic organ, the front, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, तो यहाँ पर आपको ये क्या दिख रहा है, होल्ड फास्ट। तो सबस्ट्रेटम का मतलब यहाँ पे आप ले लो कोई भी बॉडी जिससे ये जो ब्राउन एल्गी है वो क्या है, अटैच्ड है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये सॉइल हो गया या कोई स्टोन हो गया या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सबस्ट्रेटम है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सबस्ट्रेटम। तो सबस्ट्रेटम से ये होल्ड फास्ट के थ्रू क्या होगा, होल्ड फास्ट के थ्रू अटैच्ड होगा। और यहाँ पे ये जो स्टाइप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या होता है, स्टॉक होता है। जैसे कि स्टेम होते हैं अगर प्लांट्स में अगर हम देखें तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्टाइप बोल रहे हैं। और यहाँ पे ये जो फ्रंट है ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो कि फोटोसिंथेटिक करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Vegetative reproduction takes place by fragmentation. Asexual reproduction in most brown algae is by biflagellated zoospores that are pear-shaped and have two unequal laterally attached flagella. तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब आप चाहे क्लोरोफाइसी को देखें, फायोफाइसी को देखें या रेड एल्गी को देखें, तो वहां पे सभी जगह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कि फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही वो होगा। यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी जूई स्पोर के थ्रू होगा, लेकिन ये जो जूई स्पोर होंगे वो पियर शेप्ड होंगे, ठीक है, और बाइफ्लैजिलेटेड होंगे। दो फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये मोटाइल होंगे, और टू अनइक्वल लेटरली अटैच फ्लैजिला क्या होगा यहाँ पे प्रेजेंट होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बी आइसोगेमस, एनाइसोगेमस और ओगेमस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, ओमेगेमस हो सकते हैं। यूनियन ऑफ गैमेट्स may take place in water or within the oogonium, ठीक है, इन अ oogamous species। तो यूनियन ऑफ गैमिट का मतलब यहाँ पे क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फीमेल गैमिट होगा और मेल गैमिट होगा, ठीक है। तो यूनियन ऑफ गैमिट का मतलब है इनका मिलन, मतलब ये कहाँ पर फ्यूज होंगे। तो ये जनरली क्या होते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। ब्राउन एल्गी कैसे होते हैं, मरीन होते हैं ना, ठीक है। तो इनका जो यूनियन ऑफ गैमीट है या फ्यूजन ऑफ गैमीट है, तो या तो वो वाटर में होगा या फिर oogoनियम में होगा। अब oogamous जो स्पीशीज है उसमें हमने पढ़ा है कि जो फीमेल बॉडी होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा, जो फीमेल गैमिट होगा वो क्या होगा, लार्ज होगा। तो ये क्या होगा, जो oogamous स्पीशीज है तो उनके अंदर क्या होता है, oogoनियम स्ट्रक्चर होता है। oogoनियम के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, oogoनियम है। अब oogoनियम के अंदर यहाँ पे क्या होगा, फीमेल गैमिट क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ पे ये जो मेल गैमिट है ये oogoनियम के अंदर जाएगा और फीमेल गैमिट से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि ये जो यूनियन ऑफ गैमिट है यानी फ्यूजन ऑफ गैमिट है, या तो वो वाटर में होंगे या तो फिर विद इन दी oogoनियम। और oogoनियम ऐसा स्ट्रक्चर है कि ये जो oogoनियम है वो किसको प्रोड्यूस करेगा, जो फीमेल गैमिट है उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। चलिए, द गैमिट्स आर पायरिफॉर्म, पेयर शेप्ड, बियर टू लेटरली अटैच फ्लैजिला, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो गैमिट होंगे वो पायरिफॉर्म है, पेयर शेप्ड होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। टू लेटरली अटैच फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे एक्टोकार्पस जो कि फिलामेंटस होता है, लेमिनेरिया जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं, सार्गेसम एज अ फूड यूज करते हैं, डिक्टियोटा एंड फ्यूकस। आपको एनसीईआरटी में ये इमेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो क्या है, लेमिनेरिया है, ये क्या है, फ्यूकस है, और ये डिक्टियोटा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Rhodophyceae. The members of Rhodophyceae are commonly called red algae because of the predominance of the red pigment or phycoerythrin in their body. ठीक है, तो इनको हम रेड एल्गी क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके पास प्रीडोमिनेंस ऑफ द रेड पिगमेंट, और उस रेड पिगमेंट का नाम क्या है, आर फाइकोइरिथ्रिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेड एल्गी में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है, आर फाइकोइरिथ्रिन, ओके। Majority of the red algae are marine, with greater concentration found in warmer areas. They occur in both well-lighted regions close to the surface of water and at great depths in ocean where relatively little light penetrates. तो हैबिटाट की अगर हम बात करें तो मरीन होते हैं और वार्मर एरियाज में वो ज्यादा पाए जाएंगे। रेड एल्गी आपको सरफेस ऑफ वाटर जिसको हम शैलो वाटर कहते हैं वो वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे, और ग्रेट डेप्थ इन ओशियन जहां पर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट, जहां पे बहुत कम सनलाइट क्या होता है, पहुंच पाता है, पेनेट्रेट कर पाता है, वहां पर भी आपको रेड एल्गी देखने को मिलेंगे, ठीक है। द रेड थैलाई और मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी आर मल्टी सेल्यूलर। तो इनका ये जो रेड थैलाई है, इनका जो बॉडी है वो क्या होगा, मल्टी सेल्यूलर होगा। Some of them have complex body organization. Okay, the body is the food is stored as Floridan starch, which is very similar to amyloprotein, pectin, and glycogen in structure. So this is very important point कि इनका जो फूड है वो फ्लोरिडन स्टार्च के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है।
और ये जो फ्लोरिडन स्टार्च का जब आप स्ट्रक्चर देखो, ठीक है, इसका जब आप केमिकल स्ट्रक्चर देखो तो वो एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन से क्या होगा, सिमिलर होगा, ठीक है। The red algae usually reproduce vegetatively by fragmentation. Again, vegetative reproduction, तो fragmentation के थ्रू होगा. They reproduce asexually by non-motile spores and sexually by non-motile gametes. तो asexual reproduction किसके द्वारा होगा, नॉन मोटाइल स्पोर्स, तो इसमें भी स्पोर्स प्रेजेंट होंगे जो कि नॉन मोटाइल होंगे, इसीलिए हम इसको जू स्पोर नहीं कह रहे हैं, ठीक है। जू स्पोर का मतलब वो मोटाइल होगा, उसके पास फ्लैजिला होगा, लेकिन रेड एल्गी का जो स्पोर है वो नॉन मोटाइल होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नॉन मोटाइल गैमिट्स के थ्रू होंगे, तो चाहे वो मेल गैमिट हो चाहे वो फीमेल गैमिट हो, दोनों के दोनों क्या होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous एंड accompanied by complex post fertilization development. तो यहाँ पे जो रेड एल्गी है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का होता है, ठीक है। द कॉमन मेंबर आर पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम, ठीक है। तो ये जो ग्रेसिलेरिया एंड जिलेडियम है तो इससे हमें अगार मिलता है, ठीक है। चलिए, अब दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, ठीक है। अगर आपने उतना कुछ नहीं पढ़ा, इतने सारी चीजों में आपको याद करने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तो आप सिर्फ ये टेबल याद कर लीजिए, आप फिर एल्गी से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपसे आराम से बन जाएंगे, ठीक है। टेबल नंबर 3.1, डिविजन्स ऑफ एल्गी एंड देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे पहले क्लासेस लिखे गए हैं, फिर कॉमन नेम है, मेजर पिगमेंट, स्टोर्ड फूड कि वो किस तरह से स्टोर फूड को स्टोर करते हैं, सेल वॉल, फ्लैजिला एंड देन हैबिटाट। क्लोरोफाइसी का कॉमन नेम है ग्रीन एल्गी। मेजर पिगमेंट्स वहां पे क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ठीक है। स्टोर्ड फूड वो एज अ स्टार्च क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं, और उस बॉडी का क्या नाम है, पायरेनॉइड्स। और ये जो पायरेनॉइड्स है इसमें स्टार्च भी होता है और साथ में प्रोटीन भी होता है, ठीक है। जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोजिक होता है, इनर लेयर, और जो आउटर लेयर की अगर हम बात करें, आउटर लेयर किससे बना होता है, पेक्टोस से बना होता है, ठीक है। फ्लैजिला की अगर हम बात करें, नंबर एंड पोजीशन ऑफ इंसर्शन, तो 2 से 8, ठीक है, 2 to 8 फ्लैजिला प्रेजेंट हो सकते हैं, और ये सारे के सारे इक्वल होंगे और एपिकल होंगे। मान लो जैसे हमने क्लेमाइडोमोनास का जो स्ट्रक्चर देखा है, तो इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं, एपिकल कहते हैं, ठीक है। हैबिटाट फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। फियोफाइसी की अगर हम बात करें तो इसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं। पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल ए, सी, फ्यूकोजेंथिन, जेंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स भी यहाँ पर प्रेजेंट थे। तो ये सारे पिगमेंट्स के नाम आप यहाँ पे अपने एनसीईआरटी पर लिख सकते हो। स्टोर्ड फूड, मैनिटोल एंड लेमिनेल, ठीक है। तो ये तो स्टोर फूड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट करते हैं, लेकिन उनका फॉर्म चेंज होकर के या तो मैनिटोल बन जाता है, मैनिटोल फॉर्म, या फिर लेमिनेरिन फॉर्म। सेल्यूलोज, ठीक है, इनका जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज के ऊपर वाला जो कोटिंग है, आउटर लेयर, उसको हम क्या कहते हैं, एल्जिन, जो कि जिलेटिनस शीट होता है। यहाँ पर फ्लैजिला जो है दो प्रेजेंट होंगे, अनइक्वल होंगे और लेटरली प्रेजेंट होंगे, ठीक है, एपिकल प्रेजेंट नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है तो इस लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। चलिए, फ्रेश वाटर में होते हैं, और फ्रेश वाटर वाले आपको बहुत ही रेयर मिलेंगे, ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर, जो कि मरीन वाटर हम कहते हैं। तो ब्राउन एल्गी जनरली क्या होते हैं, मरीन होते हैं। रोडोफाइसी की अगर हम बात करें तो इसको हम रेड एल्गी कहते हैं। यहाँ पे क्लोरोफिल ए एंड डी, तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो जो रेड एल्गी का जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें नहीं था, बट टेबल में है। तो इसीलिए एनसीईआरटी टेबल पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि कुछ चीजें जो पैराग्राफ में नहीं दी हुई होती हैं वो टेबल्स में दी हुई होती हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल रेड एल्गी में कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, क्लोरोफिल ए एंड डी, और फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, ओके। फ्लोरिडन स्टार्च यहाँ पे एज ए स्टोर्ड फूड, सेल्यूलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट सल्फेट एस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो सेल वॉल है उसमें सेल्यूलोज होगा, फिर पेक्टिन भी प्रेजेंट होगा, और पॉलीसल्फेट एस्टर कंपाउंड भी होंगे।
फ्लैजिला की अगर हम बात करें, चाहे वो स्पोर हो या गैमेट हो, तो वो एब्सेंट होगा। फ्रेश वाटर, सम, ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर में मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये जो फ्लोरिडन स्टार्च है वो एमाइलोपेक्टिन और किसकी तरह, ग्लाइकोजन की तरह आपको इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इन फ्लोरिडन स्टार्च जो है एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के जैसे स्ट्रक्चर रखता है। ओके। तो ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इमेज की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस तरह से आपको इमेज दिया गया है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे A1 A2 फिर B1 B2 B3 C1 C2 इस तरह से दिया गया है। तो A B C यहाँ पे बताया गया है कि A जो है ग्रीन एल्गी है, B जो है ब्राउन एल्गी है एंड C जो है रेड एल्गी है। ठीक है। अब ग्रीन एल्गी में हम फर्स्ट एंड सेकंड को देखें तो ग्रीन एल्गी में ये जो फर्स्ट है ये क्या है, वॉलवॉक्स है। ये क्या है, वॉलवॉक्स है। और ग्रीन एल्गी में ये जो सेकंड है ये क्या है, यूलोथ्रिक्स है। क्या है ये, यूलोथ्रिक्स। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वॉलवॉक्स है तो ये क्या कहला रहा है, पेरेंट कॉलोनी। और ये जो आपको छोटे छोटे जो पैचेस दिख रहे हैं ये क्या कहला रहे हैं, डॉटर कॉलोनी। ब्राउन एल्गी की हम बात करें जो बी से डिनोटेड है, तो बी का फर्स्ट यहाँ पे ये है, तो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, लेमिनेरिया। ठीक है। सेकेंड फ्यूकस, और ये क्या हो जाएगा, डिक्टियोटा। ये क्या हो जाएगा, डिक्टियोटा। अब यहाँ पे ये जो ब्राउन एल्गी है उसमें आपको होल्ड फास्ट देखने को मिलेगा, स्टाइप जिसको हम स्टॉक कह रहे हैं, और फ्रॉन्ट। तो ये जो फ्रॉन्ट है वो किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। किस में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस में। ओके। अब यहाँ पे जो फ्यूकस है उसमें आपको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर मिडरिप देखने को मिल रहा है, जैसे कि प्लांट के जो लीव्स होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं, और ये एयर ब्लैडर भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। और ये क्या हो गया, डिक्टियोटा। अब रेड एल्गी को सी से डिनोट किया गया है, तो सी का फर्स्ट यहाँ पे ये वाला जो पिक्चर है वो किसका है, पोरफायरा का, और ये जो है पॉलीसिफोनिया का। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे भी फ्रॉन्ट प्रेजेंट है, तो जिसमें भी फ्रॉन्ट प्रेजेंट होगा वहां पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है होंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ये मेन एक्सिस एंड दी ब्रांचेस। तो इस तरह से आपको सारे जो एनसीईआरटी की जो इमेजेस है उसको डिटेल से पढ़ना है। और जैसे इन सब के नाम जो है लास्ट में, ठीक है, इस पेज के लास्ट में दिए गए हैं, तो आप इस तरह से इनके साइड में ही इनके नामों को आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि जब भी आप याद करें या रिवीजन करें तो आपको डिफिकल्टी ना हो इसके नाम खोजने में। ठीक है। चलिए, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये होगा कि आपको तो क्वेश्चन फ्रेम करना है। ठीक है। क्वेश्चन फ्रेम करना है और खुद से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्लस आपको ये इमेजेस याद करने हैं, और ये जो टेबल है इसको आपको एटलीस्ट 1 से 2 बार लिख लिख करके देखना है। ठीक है। तो चलिए तो चलिए अब हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और इफ यू गाइस हैव एनी डाउट देन यू कैन जस्ट कमेंट बिलो। तो stay tuned on the Get Science Sarla YouTube channel. Thank you so much guys for the watching.